हेलो गाइस। तो अब जब अर्थक्वेक आता है तो सॉन्ग अपनी टीम लेकर हॉस्पिटल से अपने रेस्क्यू स्टेशन की तरफ निकल जाता है। शोजिन के हॉस्पिटल में उस समय सारे पेशेंट्स और स्टाफ फायर ड्रिल की वजह से बाहर गए हुए थे। इसकी वजह से वहाँ ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता और वो लोग सभी पेशेंट्स को अंदर शिफ्ट कर देते हैं। इतने में सिग्नल आते हैं तो उनको पता चलता है कि अर्थक्वेक का सेंटर वांगशांग है। वो जगह यहाँ से काफ़ी दूर थी। वो सोचते हैं कि अगर यहाँ पर झटके इतने शदीद थे तो उस जगह पर तो बहुत नुकसान हुआ होगा। जबकि उसी टाइम पर हमें फायर फाइटर बॉयज़ को देखते हैं। पूरी की पूरी रेस्क्यू टीम मिनट्स में ही रेडी हो जाती है और वो लोग अपने फायर ट्रक्स लेकर वांगशांग की तरफ जा रहे थे। उनका एक एक मिनट कीमती था। जबकि शूचिन के हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स को एक सेमिनार में बुलाया जाता है और उनसे यही कहते हैं कि आप में से जो भी विलिंग है वो लोग वांगशांग के मेडिकल कैंप में आज रात के लिए निकलेंगे। सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, आप लोग फौरन से रेडी हो जाएं। यहाँ पर शूचिन भी 1 मिनट में तैयार हो जाती है। उसे पता था कि सॉन्ग पहले ही वहाँ के लिए निकल चुका है। अब शूचिन और उसकी टीम अपनी मेडिकल सप्लाईज को रेडी करती है और उसके बाद अपना तो उनको होश ही नहीं था। उनमें से बहुत से लोगों ने अभी तक फैमिली को इन्फॉर्म भी नहीं किया था। आखिरी 10 मिनट बचे थे। अब उन्होंने अपनी फैमिलीज को कॉल करनी थी। शूचिन बहुत डरती है अपनी मम्मी के बारे में सोच के और फिर हिम्मत करके डैड को ही कॉल करके बता देती है। डैड थोड़े से सॉफ्ट थे मम्मी की निस्बत। वो उसे कह देते हैं कि तुम जा सकती हो और मम्मी की फिक्र ना करो, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगा। इसके साथ साथ वो चन को भी वॉइस मैसेज कर देती है। वो उससे कॉल करना चाहता था लेकिन उसका नंबर ही नहीं लगता। अब शू और उसके साथ साथ हॉस्पिटल से एक बहुत बड़ी टीम रेडी होकर अपनी बसेस में बैठ जाती है। उस टाइम पर बारिश भी हो रही थी जब वो लोग वांगशांग के लिए निकल जाते हैं और उसी टाइम पर फायर फाइटर्स वांगशांग के करीब पहुंच चुके थे। यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा था कि लैंडस्लाइडिंग की वजह से उनकी गाड़ियां आगे नहीं बढ़ सकती थी। उन्हें पैदल ही मार्च करते हुए आगे जाना था। अब वो अपना बहुत सारा जरूरी सामान उठाते जितना वो कैरी कर सकते थे और पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि रास्ता क्लियर होने का वेट करते तो बहुत सी कीमती जानें जाया हो सकती थी। आज जियांग यू को समझ आती है कि सॉन्ग सब पर इतनी सख्ती क्यों करता था। उसकी दी हुई फिजिकल ट्रेनिंग की वजह से ही आज उन बॉयज को कम दिक्कत हो रही थी। इतना लंबा सफर, वो भी भारी सामान उठाकर उन्होंने तय करना था और उसके बाद एक लंबा रेस्क्यू मिशन भी उनका वेट कर रहा था। जब शूचिन और उसके साथ की मेडिकल टीम्स उस शहर में पहुंचती हैं तो तब तक सुबह हो चुकी थी। फायर फाइटर्स उस टाइम पर एक बिल्डिंग के नीचे लोगों को तलाश कर रहे थे रेस्क्यू करने के लिए। उनके पास वहां पर एक इक्विपमेंट भी था जिसका नाम लाइफ डिटेक्टिव था। जहां पर भी कोई जान होने का थोड़ा भी चांस होता था तो वो डिटेक्टर उनको बता देता था। यहाँ पर कुछ लोगों की वो जान बचाते हैं, लेकिन एक लड़का था जो कि बहुत क्रिटिकली एक डबरिस के नीचे फंसा हुआ था और वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था, उस पर साइकोलॉजिकल प्रेशर था। वो बेहोश होने वाला था कि सॉन्ग बहुत मुश्किल से उसे कंसोल करके उसे जागते रहने को कहता है। ये ऐसी जगह थी जहाँ पर मशीनरी का लाना बहुत मुश्किल हो जाता था। यहाँ पर सॉन्ग उस लड़के को बचाने के लिए सारा वेट अपने कंधों पर ले लेता है ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुँचे और साथ ही साथ उसे इंगेज भी रखता है। वो लड़का बताता है कि मैं एक जनरल सर्जन हूँ लेकिन मेरा हाथ इस वक्त क्रिपल हो चुका है, मैं कभी भी सर्जिकल नाइफ नहीं उठा पाऊंगा। सॉन्ग उसे तसल्ली देता है कि तुम यंग हो, तुम्हारे आगे सारी लाइफ पड़ी है, तुम कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हो, इसलिए ऐसी बातें मत सोचो। यहाँ पर सॉन्ग बहुत तकलीफ बर्दाश्त करता है और फिर फाइनली वो उस लड़के को रेस्क्यू कर लेते हैं। इस मिशन पर सॉन्ग के साथ साथ उसका डॉग मैंग भी था जो कि उन लोगों की बहुत हेल्प करता है लोगों को रेस्क्यू करने में। यहाँ पर जियांग जी बार बार दिखा रहे थे कि बहुत सैड नजर आ रहा था, लेकिन वो किसी से भी कोई बात शेयर नहीं करता। जबकि उसी समय मेडिकल कैंप में दिखाते हैं हर तरफ अफरा तफरी थी। कहीं कोई पेशेंट्स बैठे हुए थे तो कहीं पर सर्जरी के लिए बुलाया जा रहा था। यहाँ पर शूचिन को उस लड़के की सर्जरी के लिए बुलाया जाता है जिसका हाथ जख्मी हो गया था। वो लोग फौरन के फौरन उसे एक ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं। वो लड़का उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि बस कुछ भी करके मेरा हाथ बचा लो, मैं भी तुम्हारी तरह से सर्जन हूँ और मेरा सपना यही है कि मैं सारी जिंदगी सर्जरीज करता रहूँ। शूचिन भी उसे वही शब्द बोलती है कि तुम अभी यंग हो, तुम्हारे आगे लाइफ पड़ी है, तुम कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हो। वो कहता है कि तुम और वो फायर फाइटर एक जैसे हो जिसने मुझे बचाया था। यहाँ पर शूचिन को समझ आ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग ही होगा। उधर सॉन्ग ने नोटिस किया था कि जियांग बहुत टाइम से बिल्कुल ब्रेक नहीं ले रहा था। वो ऑर्डर करता है अपने बॉयज को कि ब्रेक लो ताकि आगे के लिए फ्रेश हो सको, थोड़ी सी एनर्जी रीगेन करो, लेकिन जियांग रुक ही नहीं रहा था। यहाँ पर जियांग जी उसे बताता है कि एक्चुअली उसकी मम्मी का कल से कोई पता नहीं, वो भी अपने किसी रिलेटिव को मिलने के लिए उसी एरिया में आई हुई थी जहाँ पर अर्थक्वेक आया था और उसे डर था कि उसकी मम्मी को नुकसान पहुँच चुका है। अभी वो लोग यही बातें कर रहे थे कि इतने में अर्थक्वेक के आफ्टर शॉक्स आने लगते हैं। वो लोग बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं, जबकि शूचिन वहाँ पर
जबकि शूजिन कैंप में सर्जरी के क्रिटिकल पॉइंट पर थी। लेकिन वो खुद को संभालती है और इस आफ्टर शॉक की वजह से अपना हाथ जरा भी हिलने नहीं देती। उसका हैंड पहले ही बहुत नीट था। अब वो बताती है कि फाइनली इस लड़के का हाथ तो बच चुका है, वो क्रिपल्ड तो नहीं होगा, लेकिन कभी भी सर्जिकल नाइफ नहीं चला पाएगा। इतने में शूजिन को चीफ सर्जन ने एक और पॉइंट पर बुलाया था। वो वहाँ पर जा रही होती है कि यहीं पर ही उसका शॉर्ट सा आमना सामना सॉन्ग से होता है। उन दोनों की नजरें बस कुछ सेकंड्स के लिए टकराती हैं और उसके बाद वो दोनों अपने काम पर लग जाते हैं। अब सारा दिन काम कर करके शूजिन और उसकी टीम बहुत ज्यादा थक चुके थे। वो लोग रेस्ट करते हैं और डिनर कर रहे थे। यहाँ पर उनको मिले थे तो सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स, और इस पर भी वो बहुत खुश थे कि कुछ तो खाने को मिला। यहाँ पर आकर उनको आइडिया होता है कि लाइफ कितनी कीमती है और हम अपने प्यारों से हमेशा लड़ते रहते हैं। इस तरह से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं कब किसकी जान चली जाए और हम हमेशा के लिए पछताते रह जाएं। एक नर्स ये बातें कर रही थी जो शूजिन के सीधे दिल को लगी थी, जबकि उधर यांग जी बार बार अपनी मम्मी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनका नंबर ही नहीं लगता। ची उसे बहुत तसल्ली देता है कि देखो गॉड भी देख रहा है, तुम कितने लोगों की जान बचा रहे हो, वो तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं होने देगा, कोई होगा जो उनकी जान बचाएगा। सॉन्ग भी बहुत मुश्किल से उसे खाना खिलाने के लिए रेडी करता है और कहता है बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे वेट में बैठे हुए, एनर्जी रीगेन करो और उन्हें बचाने चले। 72 आवर्स बहुत क्रिटिकल है। उधर शूजिन आधी रात को फारिग होकर अपने बेड पर लेटने के लिए आती है। जब वो शूज उतारती है तो उसके पैरों पर स्वेलिंग आ चुकी थी। अभी तो वो ठीक से बैठी ही नहीं थी कि उसे वायरलेस पर मैसेज मिलता है कि एक साइट पर जाना होगा। वो अपने साथ 2 नर्सेज लेकर ऑन द स्पॉट पहुंचे, क्योंकि बहुत से जख्मियों को उसकी जरूरत होगी जान बचाने के लिए। वो 1 मिनट भी वेस्ट किए बगैर उसी स्पॉट की तरफ चल पड़ती है। एक्चुअली यहाँ पर एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी। वहाँ पर सॉन्ग और उसके सारे साथी डेब्रिस के नीचे से लोगों को तलाश कर रहे थे। यहाँ पर बहुत से लोग थे जो उन्हें तंग कर रहे थे और कहते हैं कि इस बिल्डिंग में नहीं, तुम साथ वाली बिल्डिंग में आओ, तुम लोग ठीक से और जल्दी काम नहीं कर रहे। सॉन्ग और उसके सारे फ्रेंड्स अपनी ओथ सुनाते हैं जो उन्होंने ली थी कि हम एक भी जान के पीछे गिव अप नहीं करेंगे। यहाँ पर जाने बचाने की वजह से वो लोग मशीनरी भी ज्यादा यूज नहीं कर सकते थे। उन्हें बहुत सा वेट अपने कंधों पर उठाना पड़ता है। यहाँ पर एक दफा ची और सॉन्ग भी जख्मी हो जाते हैं। शूजिन बहुत तड़पती है, लेकिन सॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसने ये दिन पहले भी बहुत बार देखे थे, उस दिन भी जब उसने शूजिन को गाड़ी में डूबने से बचाया था। जबकि उसी समय हमें दिखाते हैं कि जियांग यू गया हुआ था ऑफिसर ली को पिक करने के लिए। वो वैसे तो ऑफिस में काम करती थी, लेकिन यहाँ पर वो भी हेल्प कराने के लिए आई थी। उसने साइकोलॉजी पढ़ी हुई थी और वो साइकोलॉजिकल काउंसलर के तौर पर वहाँ पर काम करने आई थी। वो जब जियांग जी वाली बात सुनती है तो कहती है कि मैं उसके रिलेटिव्स और उसकी मम्मी को तलाश करने की हेडक्वार्टर में बात करूंगी और वो ज़रूर मिल जाएंगी। जबकि उधर हमें दिखाते हैं कि सॉन्ग जब रेस्क्यू मिशन कर रहा था तो फाइनली वो लोग बेसमेंट के ऊपर से डेब्रिस हटाने में कामयाब हो जाते हैं। अब वो लोग बिल्डिंग में नीचे जाकर लोगों को तलाश करेंगे। यहाँ पर सॉन्ग भी उनके साथ नीचे जाती है। सबसे पहले तो एक जख्मी लड़की को बाहर भेजते हैं, उसके बाद वो लोग और लोगों की तलाश में थे। यहाँ पर मलबे के नीचे एक लेडी दबी हुई उनको नजर आती है। शूजिन उसे टच करके कह देती है कि ये तो मर चुकी है, हम कहीं और चलते हैं। सॉन्ग को बहुत दुख होता है, लेकिन इतने में वो टर्न अराउंड करके देखता है तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट थी। शूजिन वापस से मुड़ती है और उस बच्चे की हार्ट बीट को चेक करने लगती है। बच्चे की हार्ट बीट चल रही थी, इसका मतलब है कि लेडी की बस मोमेंट्स पहले ही डेथ हुई है। अब शूजिन के पास सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट थे। उसे सी सेक्शन करना था और उस बच्चे को बाहर निकालना था, वरना वो भी मर जाता। यहाँ पर सॉन्ग उसकी हेल्प कराता है और इसके साथ साथ डॉक्टर ली नान भी नीचे आ जाती है और उसके बाद वो उसका सी सेक्शन करके बच्चे को जिंदा बाहर निकाल लेती है। सारे फायर फाइटर्स की भी उस वक्त धड़कनें तेज हुई थी, क्योंकि एक बच्चे की जिंदगी और मौत का सवाल था। और फिर फाइनली जैसे ही वो लोग उस बच्चे के रोने की आवाज सुनते हैं तो हर तरफ खुशियां मनाई जा रही थी। फायर फाइटर्स सारे खुशी से नारे लगाने लगते हैं और चीख उठते हैं। इतने दिन काम करने के बाद आज पहली दफा उन सब के फेसेस पर एक स्माइल थी और वो सारे लोग उस बच्चे का वेलकम करने के लिए लाइन बनाकर क्यू बनाकर खड़े हुए थे। और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बच्चा उन सारों को बहुत प्यारा है। उन्हें लग रहा था कि जैसे उन्हें अपनी मेहनत का फल मिल चुका है। शूजिन हमेशा से कहती थी कि मैं हीरो नहीं हूँ, लेकिन वो रियल हीरो थी। क्या इतना काम, इतनी मेहनत कोई सिर्फ जॉब के लिए या पैसा कमाने के लिए करता है? कभी भी नहीं। अब सुबह भी हो चुकी थी और सारे फायर फाइटर्स यहाँ खुशियाँ मना रहे थे उस बच्चे के लिए कि ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एपिसोड नंबर 23 और 24 आएंगे मंडे को। उसके लिए स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।